So very good afternoon to all of you. So very good afternoon to all of you. कल के लेक्चर में हम लोगों ने लाइफ एंड टाइम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत डिस्कस किया था, है ना। वो आपका एक सेक्शन आता है जब तुगलक खत्म होने के बाद वो डिस्कस कराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन जो हैं वो आते रहते हैं। जैसे कारखाना जो है, टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली आते हैं, जो कल हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था। जैसे कारखानाज जो रॉयल फैक्ट्रीज को कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर इक्ता से क्वेश्चन आ सकता था, या फिर आपको लेट्स से जो मर्चेंट्स जो सेक्शन था उसमें वहाँ से क्वेश्चन आ सकता था। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने लाइफ एंड टाइम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत डिस्कस किया था। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत से आगे डिस्कस करने से पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये एक मिसलेनियस पार्ट है, ये अगेन तुगलक खत्म होने के बाद बताना जरूरी होता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि जो प्रशासनिक ढांचा था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था दिल्ली सल्तनत में तुगलक टाइम्स तक, वो कैसा था। तो प्रोविंशियल लेवल तो हम लोगों ने देखा ही हुआ था कि प्रोविंशियल लेवल में हमने क्या देखा था कि इक्ताज होते थे। इक्ताज वे आर डिवाइडेड इनटू सिक्स वे आर डिवाइडेड इनटू परगनाज, एंड परगनाज वी आर डिवाइडेड इनटू विलेजेस, ये हमने देखा था। तो ये क्या था, ये तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना। ये तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था ना, कि प्रोविंसेस में इस तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट चलती थी, है ना। इक्ताज जो होते थे वो किसके अंदर होते थे, मुक्तीज या वालीज, या इनको इक्तादार भी कहते थे, ये हम लोगों ने देखा है। सिक्स किसको कहते हैं, सिक्स किसके अंदर होता था, शिकदार्स के अंतर्गत। प्रगनास किसके अंतर्गत होता था, आमील्स के अंतर्गत, है ना। और विलेजेस में तीन होते थे, खुद्स, मुकद्दम्स एंड पटवारीज, है ना। ये हम लोगों ने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखा था। अब देखते हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब ये जो इक्ताज था, इक्ता तो सबको मिलता नहीं था, इज़न्ट इट। इक्ता किसको मिलता था, इक्ता मिलता था किसी नोबल्स को। तो मान लीजिए एक नोबल्स हैं, नोबल्स 1, नोबल्स 2, नोबल्स 3, ऐसे करते करते मान लीजिए कि 10-15 नोबल हैं, और नोबल के ऊपर कौन होता था, सुल्तान। ये था आपका क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, है ना। उसी में से जो खास नोबल्स होते थे सुल्तान के, उनको क्या मिलता था, इक्ताज मिलता था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वेयर सर्टेन डिपार्टमेंट्स, जैसे कि इसमें से, इन नोबल्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट नोबल्स होगा वो क्या बनेगा, वो वजीर बनेगा, इज़न्ट इट। तो सुल्तान के नीचे कौन सा पोस्ट होता था, वजीर का, और उस डिपार्टमेंट को हम लोग क्या कहते थे, दीवाने विजारत, ठीक है। तो टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं जी। तो सुल्तान के नीचे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता था वो क्या होता था, दीवाने विजारत। और दीवाने विजारत को कौन होल्ड करता था, वजीर। तो सुल्तान के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आता था सुल्तान के नीचे, वो किसका आता था, वजीर का आता था, ठीक है। और ये जो वजीर होता था, He was eyes and ears of सुल्तान, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्टेबिलिटी बहुत हद तक किसी सुल्तान के वजीर के कैपेबिलिटी पे डिपेंड होती थी। अगर किसी सुल्तान का वजीर अच्छा है तो उसकी सल्तनत अच्छे ढंग से चलती थी। अगर किसी सुल्तान का वजीर जो है वो एफिशिएंट नहीं होता था तो सल्तनत का जो एम्पायर है वो हमेशा प्रॉब्लम में रहता था। तो वजीर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता था। और वजीर कौन बनते थे, इनमें से कुछ खास नोबल्स। तो सुल्तान होते थे, सुल्तान के नीचे बहुत सारे 20-30 नोबल्स होते थे। उन 20-30 नोबल्स में से जो सबसे इफिशियंट है, जो सबसे क्लोज होता था सुल्तान का, उसको कौन सी पोस्ट मिलती थी, वजीर की। और वजीर कौन सा डिपार्टमेंट होल्ड करता था, दीवाने विजारत। अब ये वजीर का काम क्या था, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे जो सुल्तान आएंगे तो अपने साथ कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे, ठीक है। जैसे कि प्लानिंग कमीशन था,
है ना। प्लानिंग कमीशन के बाद उसी को बदल के क्या करा था गया, नीति आयोग बना दिया गया, है कि नहीं। तो उसी तरीके से वजीर जो दीवाने वजारत है ये एक परमानेंट पोस्ट है जो वजीर के अंदर होता था, लेकिन इसके अंदर भी हम लोग देखेंगे क्या बहुत सारे चेंजेस डिफरेंट डिफरेंट सुल्तान लाएंगे। तो इनिशियली जो वजीर का काम होता था वो क्या होता था, तो इनिशियली वजीर का काम होता था रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को देखना, मतलब सल्तनत के में कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना एक्सपेंसेस आ रहा है, उसको देखना किसका काम होता था, वजीर का। तो वजीर काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे सल्तनत बनती चली गई और जैसे जैसे दूसरे दूसरे सुल्तान आए तो उन लोगों ने इस वजीर के पोस्ट में कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें चेंजेस की, तो देखिए टिल द टाइम ऑफ बलबन, बलबन तक, मतलब स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर है ना बलबन, टिल बलबन तक आपका वजीर के इसमें फंक्शंस में कोई चेंजेस नहीं आए थे, ठीक है। वजीर का काम वही था कि रेवेन्यू देखता था और एक्सपेंस देखता था। जो सबसे पहले चेंजेस वजीर के वर्किंग में लाया गया है वो खिलजीज के द्वारा लाया गया है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दीवाने विजारत जो था, दीवाने विजारत इट वाज हेडेड बाय वजीर, और इसका काम किया था रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस देखना, ये तो मैंने आपको बताया, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस देखना। अब इसमें चेंजेस आएंगे किस में, खिलजी टाइम्स में, ठीक है। तो खिलजी टाइम्स में आपको है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी पहले बार कुछ चेंजेस लाएंगे इस वजीर के पोस्ट में। वो क्या करेंगे कि वजीर अभी तक क्या देखता था, रेवेन्यू भी देखता था, एक्सपेंसेस भी देखता था। जलालुद्दीन खिलजी क्या करेंगे कि वजीर से एक्सपेंसेस वाला डिपार्टमेंट जो है वो ले लेंगे, ठीक है। और इसके जगह जो नया डिपार्टमेंट बनेगा वो बनेगा दीवाने वकूफ, दीवाने वकूफ। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि पहले बलबन तक क्या था कि जो वजीर होता था वो रेवेन्यू भी देखता था और एक्सपेंस भी देखता था, किसका, सरकार का। जब जलालुद्दीन खिलजी आएंगे तो वो क्या करेंगे कि रेवेन्यू वाला पार्ट रखने देंगे वजीर को, ठीक है। जो एक्सपेंस वाला पार्ट है कि कितना खर्चा हो रहा है, कौन खर्चे के लिए पैसा देना है, उसके लिए वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट निकाल देंगे, वो क्या होगा, दीवाने वकूफ। तो दीवाने वकूफ क्या था, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो दीवाने वकूफ वाज द डिपार्टमेंट दैट वाज सेट अप बाय जलालुद्दीन खिलजी टू लुक आफ्टर द एक्सपेंसेस ऑफ द सल्तनत। बिफोर जलालुद्दीन खिलजी एक्सपेंसेस पार्ट वाज आल्सो हैंडल्ड बाय वजीर, ठीक है। तो पहला चेंजेस कौन लाया, जलालुद्दीन खिलजी, क्या बना के, दीवाने वकूफ। उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी आएंगे, अलाउद्दीन खिलजी आएंगे, वो क्या करेंगे कि एक नया डिपार्टमेंट बना देंगे, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट जो बनेगा ये भी वजीर का कुछ पावर ले लेगा। जैसे देखिए वजीर को रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू कैसे आएगा, मान लीजिए किसी को आपने पैसा दिया हुआ है, आप गए उससे कलेक्ट करने के बाद देंगे पेमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, पेमेंट वो हो जाएगा आपका क्या, एरेरार्स हो जाएगा, है ना, मतलब कि एरेरार्स मतलब पेंडिंग अमाउंट हो जाएगा। तो वैसे सल्तनत के बहुत सारे पेंडिंग अमाउंट हो जाते थे, तो उन पेंडिंग अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया, क्या, दीवाने मुस्तखराज। तो दीवाने मुस्तखराज वाज सेट अप बाय अलाउद्दीन खिलजी, और इस दीवाने मुस्तखराज का काम क्या था, टू लुक आफ्टर एरेरार्स ऑफ पेमेंट। एरेरार्स मतलब आप बोल सकते हैं पेंडिंग, टू कलेक्ट द पेंडिंग अमाउंट, इसको सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो टू कलेक्ट पेंडिंग अमाउंट ऑफ सल्तनत, ठीक है जी। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ये तो आपने देख लिया सुल्तान के बारे में बहुत कहानी हो गई कि उस डायनेस्टी से आता था, उसने ऐसा सल्तनत ले लिया। लेकिन सल्तनत सिर्फ सुल्तान की वजह से नहीं चलता था, है ना। सल्तनत डिफरेंट अरेंजमेंट्स थे जिसकी वजह से सल्तनत सुचारू ढंग से, एफिशिएंटली ढंग से चलता था, ठीक है। उसमें एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होता था वजीर का, वो मैंने आपको बताया। वजीर जस्ट सुल्तान के नीचे आता था। वजीर का काम पहले क्या था, रेवेन्यू भी देखना, एक्सपेंसेस भी देखना। इस पोस्ट में सबसे पहली बार चेंजेस किसने लाई, जलालुद्दीन खिलजी ने। उसने क्या बनाया, दीवाने वकूफ। अब दीवाने वकूफ बना, इसका मतलब ये नहीं कि वजीर नहीं है, वजीर है। वजीर का कुछ काम जो है वो वजीर से लेके एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना के दे दिया गया, जैसे दीवाने वकूफ, ठीक है। दीवाने वकूफ का काम क्या था कि इट लुक्ड आफ्टर एक्सपेंसेस।
अब ज्यादा पावर किसी के पास होगा तो क्या हो सकता है उसका इफेक्ट, ज्यादा पावर किसी इंसान के पास हो जाएगा तो हो सकता है ना कि सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दे, इज़न्ट इट। तो इसीलिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया दीवाने वकूफ जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया, कौन सा, दीवाने मुस्तखराज। इसका काम क्या था, टू लुक आफ्टर एरियर्स ऑफ पेमेंट, मतलब टू कलेक्ट द पेंडिंग अमाउंट ऑफ सल्तनत। उसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था, कौन सा, दीवाने आमिर कोही। और इसका काम क्या था, टू एडवांस एग्रीकल्चरल लोन्स, जिसको क्या कहते थे, टक्कावीज। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे डिपार्टमेंट से भी आ जाता है, एक तो टर्म से क्वेश्चन आएगा। देखिए मिडिवल हिस्ट्री में कौन कौन सा डायमेंशन है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। पहला तो डायनेस्टी से आ जाएगा आपको कि बताइए इस डायनेस्टी को सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पॉलिटिकल हिस्ट्री से आ सकता है, कौन सा सुल्तान कैसे मतलब कि ये सल्तनत पे बैठा, चाहे उसकी पॉलिसी क्या थी। तीसरा क्वेश्चन टर्म से आ सकता है, मेडिवल टर्म, जैसे खुद कौन थे, मुकद्दम कौन थे, कारखाना क्या होता था। चौथा क्वेश्चन जो बनता है वो डिपार्टमेंट के नाम से बनता है। ठीक है, जैसे कि इसके बाद बताएंगे दीवाने अर्ज बहुत बार पूछा गया है। दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट को कहते थे, तो दीवाने अर्ज बहुत बार पूछा जा चुका है, तो हो सकता है पूछ दे आपसे दीवाने वकूफ, चाहे दीवाने मुस्तखराज, चाहे दीवाने आमिर को ही, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन डिपार्टमेंट्स को किसने किसने बनाया था। दीवाने वकूफ किसने बनाया था, जलालुद्दीन खिलजी। या फिर क्वेश्चन के फ्रेमवर्क को और चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, इस तीनों इंपरेटर का नाम दे देगा यहां पे, और यहां पे डिपार्टमेंट दे देगा और कहेगा कि मैच द फॉलोइंग। तो ये 4 डायमेंशन है जहां से आपको मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए, ये तो वजीर से रिलेटेड जो चेंजेस आए वो हमने देखा। अब देखते हैं वजीर के नीचे कौन सा पोस्ट होता था। तो वजीर के नीचे पोस्ट होता था मिलिट्री डिपार्टमेंट का, जिसको हम लोग कमांडर इन चीफ कहते हैं या आरिज ई ममलिक कहते हैं। कल मैंने आपको लेक्चर में बताया था ना बशीर के बारे में कि फिरोज शाह तुगलक का क्या था, आरिजी ममलिक। आरिजी ममलिक किसको कहते थे, हेड ऑफ द आर्मी को। और ये जो आरिजी ममलिक होता था ये वजीर के नीचे आता था। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका दीवाने अर्ज। दीवान जहां पे लिखा रहेगा समझिए डिपार्टमेंट का नाम है। ठीक है, ये इंसान नहीं है, क्या है, विभाग है। दीवाने अर्ज किसको कहते थे, मिलिट्री डिपार्टमेंट को। ठीक है, एंड दीवाने अर्ज वाज हेडेड बाय अरीज ए ममलिक, जैसे कैसे हिंदी में सेनापति कहते हैं। ठीक है, तो दीवाने अर्ज वाज मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड इट वाज हेडेड बाय हुम, अरीजे ममलिक। ठीक है, दीवाने अर्ज के बाद पोस्ट आता था नाइब उल मुल्क का। नाइब उल मुल्क, और इस नाइब उल मुल्क क्या था, ही वाज डेप्यूटी टू आरिजी ममलिक। He was deputy to आरिजी ममलिक। मतलब नाइबुल मुल्क का काम क्या होता था कि आरिजी ममलिक मतलब कमांडर इन चीफ को हेल्प करना। तो आप देख सकते हैं कि बलबन क्या था, बलबन नाइबी मुल्क था। किसके टाइम पीरियड में, नासरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड पे। तो बलबन कोई ऐसा नहीं था कि वो वजीर था, बहुत ही पावरफुल पोस्ट पे था। बलबन ने अपनी कैपेबिलिटी की वजह से वो आरिजी ये नाइबुल मुल्क होके वो क्या बन गया, एक दिन सुल्तान बन गया। ठीक है, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा जाए तो नाइबुल मुल्क काफी नीचे वाला पोस्ट होता था। क्लियर है ये चीज। तो देखिए इसका क्रोनोलॉजी देखिए, पहले होते थे सुल्तान, सुल्तान के नीचे आते थे वजीर, वजीर के नीचे आते थे आपको आरिजी ममलिक, आरिजी ममलिक के नीचे आते थे नाइबुल मुल्क, और नाइब उल मुल्क के नीचे आते थे आपको दीवाने इंशा, दीवान ए इंशा। अब ये दीवाने इंशा क्या था भाई, तो देखिए दीवाने इंशा, अब अगेन दीवान लिखा हुआ है ना, तो क्या होगा, ये डिपार्टमेंट होगा। तो दीवाने इंशा वाज डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। जो शाही लेटर्स होते थे, मान लीजिए सुल्तान को किसी दूसरे सुल्तान से कम्युनिकेट करना है,
या सुल्तान को, किसी गवर्नर को संदेश पहुंचाना है, तो वो सब संदेश कौन पहुंचाता था? उसी को ना रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस कहेंगे। तो वो संदेश कौन पहुंचाता था? दीवाने इंशा। तो व्हाट वाज दीवाने इंशा? इट वाज द डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट जो है ये अपना जो ग्लोरी है वो लॉस कर देता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक दिस डिपार्टमेंट लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस। ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक दीवाने इंशा लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो सुल्तान है, सुल्तान के नीचे वजीर है, वजीर के नीचे आरिजी ममलिक है, आरिजी ममलिक के नीचे नाइबुल मुल्क है, नाइबुल मुल्क के नीचे क्या है? दीवाने इंशा है, ठीक है। दीवाने इंशा के नीचे आते थे दीवाने रियासत, दीवान ए रियासत। ये सब याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, मेडिवल हिस्ट्री में आएगा। यहाँ ये पार्ट जनरली स्टूडेंट्स का बचा हुआ रहता है और एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है कमीशन में, ठीक है। नेक्स्ट है दीवाने रियासत। दीवाने रियासत देखते हैं क्या था। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत लुक्ड आफ्टर द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। दीवाने रियासत लुक्ड आफ्टर द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज। सामान जो है वो क्या गांव से, जैसे राइस हो गया, ग्रेन हो गया, मतलब वीट हो गया, ये सब विलेजेस से मतलब कल्टीवेट होने के बाद क्या मार्केट में सही ढंग से पहुंच पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये कौन थे? दीवाने रियासत। एंड दे ऑल्सो मेंटेन्ड स्टैंडर्ड्स इन द मार्केट, स्टैंडर्ड्स इन द मार्केट। तो जैसे आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना जी, उसको आप बोल सकते हैं क्या? दीवाने रियासत, ठीक है। और ये किसके टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बनेगा ये बताइए? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट बन जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट पॉलिसी लाया था, है ना। तो लिखिएगा दिस डिपार्टमेंट रीच्ड इट्स ग्लोरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्या? दीवाने रियासत, ठीक है। मैं फिर से बना देता हूं। सुल्तान, सुल्तान के नीचे वजीर, वजीर के नीचे आरिजी ममलिक, आरिजी ममलिक के नीचे नाइबुल मुल्क, नाइबुल मुल्क, नाइबुल मुल्क के नीचे दीवाने इंशा, दीवाने इंशा के नीचे दीवाने रियासत, दीवाने रियासत, दीवाने रियासत के नीचे आते थे दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत। रियासत और रिसालत में अलग अंतर है, और इसी को कहते थे दीवाने रिसालत और दीवाने कदा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा दीवाने रिसालत या दीवाने कदा क्या था? इट वाज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट में, जस्टिस वाले डिपार्टमेंट में जनरली इट वाज द मोनोपोली ऑफ उलेमास, ठीक है, थियोलॉजियंस। तो उलेमास के बारे में आपको बताया गया है ना जी, ऑर्थोडॉक्स होते थे, रिलीजियस हेड माना जाता था, तो उनके अंदर ये डिपार्टमेंट होता था, दीवाने रिसालत या दीवाने कदा। और जस्टिस वो देते थे शरिया लॉ और जवाबित जो था स्टेट लॉ उसके अनुसार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दीवाने रिसालत के बाद है दीवाने मजलीम, ठीक है। दीवाने मजलिम, दीवाने मजलिम का काम क्या होता था? टू लुक आफ्टर पुलिस, टू लुक आफ्टर पुलिस एंड मुस्तशिब, एंड मुस्तशिब। मुस्तशिब कहते थे किसको? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आज के डेट में क्या है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। एसडीएम क्या है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो इन सबको आज के डेट में क्या कहते हैं? पदाधिकारी।
है ना। तो पदाधिकारी में कलेक्टर भी आ जाते हैं, पदाधिकारी में एसडीओ भी आ जाते हैं, पदाधिकारी में बीडीओ भी आ जाते हैं, है ना। और पदाधिकारी किसको कहते हैं? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को। तो उसी तरीके से आपको सल्तनत टाइम पीरियड में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को क्या कहा जाता था? मुस्तसिब। ठीक है जी। और पुलिस स्टेशन जो था, लोकल पुलिस स्टेशन को कहा जाता था कोतवाली। लोकल पुलिस स्टेशंस वी आर कॉल्ड एज कोतवालीज। और जो ऑफिसर्स इंचार्ज होते थे उनको क्या कहा जाता था? कोतवाल। ठीक है जी। यही टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, या फिर डिपार्टमेंट दे देगा और उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करने को कहेगा। ठीक है। तो ये तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स थे। ठीक है। कौन कौन? सुल्तान हो गया, सुल्तान के नीचे जो दीवाने विजारत हो गया, दीवाने विजारत के बाद आरिजी ममलिक हो गया, आरिजी ममलिक के बाद नाइबुल मुल्क हो गया, नाइबुल मुल्क के बाद दीवाने इंशा हो गया, दीवाने इंशा के बाद दीवाने रियासत हो गया, दीवाने रियासत के बाद दीवाने रिसालत हो गया, दीवाने रिसालत के बाद आपका क्या हो गया? दीवाने मजलिम हो गया। तो ये सब बड़े बड़े डिपार्टमेंट हो गए। इसके अलावा देयर वेयर स्मॉलर डिपार्टमेंट्स, देयर वेयर आल्सो व्हाट? स्मॉलर डिपार्टमेंट्स इन दिल्ली सल्तनत। अब स्मॉलर डिपार्टमेंट्स में क्या था? जैसे कि पहला था बरीद ई मुमलिक। बरीद ई मुमलिक। बरीद जो है, बरीद, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बरीद कहते थे स्पाइस को, जासूस को। तो जैसे आजकल रॉ है ना, आईबी है, इजंट इट? उस जमाने में क्या होता था? बरीदी मुमलिक। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे, तो बरीदी मुमलिक का आप लिख सकते हैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो क्या दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो थे वो स्पाइस रखते थे? तो हाँ, रखते थे जी। और उस डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? बरीदी मुमलिक। ठीक है। बरीदी मुमलिक के नीचे आते थे। उसके बाद एक और स्मॉलर डिपार्टमेंट है वकील दार। वकील ए दार। ये सब स्मॉलर डिपार्टमेंट्स है। इसका काम क्या होता था? टू लुक आफ्टर रॉयल हाउस होल्ड। रॉयल हाउस होल्ड। ठीक है। तो वकीलेदार का काम किया था टू लुक आफ्टर रॉयल हाउस होल्ड। रॉयल हाउस होल्ड मतलब कि अब मान लीजिए कि ये राजा है, महल में रह रहा है, इतने सारे लोग महल में हैं, इतने सारे नौकर हैं। अब सब्जी खत्म हो गया तो राजा थोड़ी जाएगा सब्जी लाने, इजंट इट? चाहे राजा को थोड़ी पता है कि हल्दी इतना दिन चलेगा, नमक इतना दिन चलेगा, उस सल्तनत कब चलाएगा, इजंट इट? तो उसके लिए एक ऑफिसर होता था जी, जो सारे मतलब महल के खर्चे वर्चे को देखते रहता था। वो कौन था? वकीले दार। क्लियर है? उसके नीचे आते थे आमिर हाजिब। आमिर ए हाजिब। और आमिर हाजिब का काम क्या था? टू लुक आफ्टर रॉयल सेरेमनीज। टू लुक आफ्टर रॉयल सेरेमनीज, है ना। मान लीजिए कि कोई बगल से, मतलब कि कोई राजा आ रहा है मिलने के लिए सुल्तान से, इजंट इट? या फिर मान लीजिए कि सुल्तान का बर्थडे है, वो गिफ्ट दे रहा है। अब ये सब के लिए अरेंजमेंट करना होगा ना, पंडाल वंडाल बनाना होगा, राजा आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, किस ऑर्डर में बैठेंगे, इजंट इट? तो ये सब कौन देखता था आपको? आमिर हाजिब। ठीक है। और आमिर हाजिब के बाद आते थे सराय जानदार। लिख लिए आप लोग, ये सब स्मॉलर डिपार्टमेंट्स यहां से स्टार्ट हो गया। बरीद मुमलिक, वकीलेदार, ये सब स्मॉलर डिपार्टमेंट्स हैं। आमिर हाजिब। आमिर हाजिब के बाद आते थे सराय जानदार। सराय जानदार ये होता था टू लुक आफ्टर रॉयल बॉडीगार्ड्स। टू लुक आफ्टर रॉयल बॉडीगार्ड्स। तो ये थे कुछ डिपार्टमेंट्स दिल्ली सल्तनत के, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पूछा जाता भी है। ठीक है। सेनापति उसको कहते थे सर आरिजी ममलिक को। ठीक है। मतलब जैसे आज के डेट में सेनापति कहते हैं ना, उस जमाने में आरिजी ममलिक कहते थे। क्लियर है ये चीज? तो ये आपका खत्म हो गया क्या? ये आपका खत्म हो गया दिल्ली सल्तनत तुगलक टाइम्स पीरियड तक। ठीक है। इसमें एक और टर्म लिख दीजिएगा, आमील तो पता ही है ना, एक लिख लीजिएगा आमीन। आमीन कौन होते थे? ये अभी भी पाए जाते हैं शहर में। आमीन जो होते हैं, आमीन क्या करते हैं? लैंड मेजर करते हैं ना। तो आमीन को लिख दीजिएगा क्या? ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड। ये अभी भी अमीन जो होता है वो पाया जाता है। आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको मिलेंगे अमीन्स।
ठीक है जी। तो ये था आपका क्या, तुगलक्स तक हम लोग पढ़ लिए। अब आज छोटा सा टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो द विजयनगर एम्पायर का स्टार्ट करेंगे। यहां से कोई प्रॉब्लम, एक लाइन का क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, वो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है विजयनगर एम्पायर। द विजयनगरा एम्पायर, ठीक है। विजयनगरा एम्पायर जो है वो 1336 में बना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लोग 18 ना लीजिए, 1336 में। और किसके द्वारा बनाया गया है? बाय टू ब्रदर्स, हरिहरा एंड बुक्का। इन्होंने विजयनगर एम्पायर स्टार्ट किया है। ये जो विजयनगर एम्पायर का जो नाम है, ये इसके कैपिटल सिटी से नाम डिराइव्ड है, और इनका कैपिटल कहां था? विजयनगर। विजयनगर। अब देखिए, जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत में डायनेस्टीज है ना, 4 डायनेस्टीज हैं, स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी है, तुगलक्स है, सैयद्स है, लोदीज है, 5 डायनेस्टी है। उसी तरीके से विजयनगर एम्पायर में भी 4 डायनेस्टी हैं, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर जो है, इसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज आती हैं? तो सबसे पहली जो डायनेस्टी आती है वो है संगमास। संगमास के बाद हैं सालुवास। सालुवास के बाद हैं तुलुवास। तुलुवास और तुलुवास के बाद जो लास्ट डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर के, वो है अराविडू। अराविडू। ये चारों जो हैं, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? ये चारों डायनेस्टी ने कंट्रीब्यूट किया है किसको? विजयनगर एम्पायर को। संगमास जो हैं, इनका टाइम पीरियड आप लिख सकते हैं 1336 से 1485, ठीक है। सालुवास का लिख सकते हैं आप 1485 से 1491, ठीक है। तुलुवास का लिख सकते हैं 1491 से आई थिंक 1502 होगा, नहीं 1542, 1491 से 1542। और अराविडू का लिख सकते हैं 1542 टू 1646, ठीक है। ये लास्ट फेज में जो है विजयनगर एम्पायर जो है वो सिर्फ उसके सक्सेसर्स रह गए थे, ठीक है। विजयनगर एम्पायर जो है, हाँ, तो ये है संगमास, सालुवास, तुलुवास एंड अराविडू। क्लियर है ये चीज? अब देखते हैं ट्रैवलर्स, कौन कौन से ट्रैवलर्स हैं जो विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड पे विजिट किए। तो ट्रैवलर्स देख लेते हैं हु विजिटेड विजयनगरा एम्पायर, और जिनके राइटिंग से, जिनके बुक से हमें विजयनगर एम्पायर के विषय में पता चलता है। तो पहले फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, वो हैं डोमिनिगो पेयस। डोमिनिगो पेयस। उसके बाद हैं निकोलो दी कॉन्टी। निकोलो दी कॉन्टी। उसके बाद हैं अब्दुल रज्जाक। रज्जाक, ठीक है। और एक हैं, हाँ, फर्नेओ न्यूनस। फर्नेओ न्यूनस। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन से ट्रैवलर्स ने आपको विजयनगर एम्पायर को विजिट किया है। तो ये चारों हैं। इसी में मान लीजिए एक ऑप्शन दे दिया टैवर्नियर, ठीक है, तो वो गलत आंसर हो जाएगा। चाहे दे दिया बर्नियर, एक ऑप्शन दे दिया इसमें, तो वो गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो विजयनगर एम्पायर को विजिट किए थे, और जिनकी राइटिंग्स से हमें विजयनगर एम्पायर के विषय में पता चलता है। अगेन, विजयनगर एम्पायर वाज अ वेरी वेल्दी एम्पायर। विजयनगर एम्पायर वाज अ वेरी वेल्दी एम्पायर, ठीक है। और ये 4 डायनेस्टी मैंने आपको बताया। विजयनगर एम्पायर कंसिस्ट ऑफ दिस 4 डायनेस्टी, संगमास, सालुवास, तुलुवास, अराविडू। ये जो हरिहरा एंड बुक्का मैं बता रहा हूं, दे बिलोंग टू संगमा डायनेस्टी, अर्लीस्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगरा इज संगमा। जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत का अर्लीस्ट डायनेस्टी क्या है? स्लेव डायनेस्टी है ना। उसी तरीके से विजयनगर एम्पायर का जो अर्लीस्ट डायनेस्टी है वो कौन है? संगमास है। तुलुवास के टाइम पीरियड पे विजयनगर एम्पायर अपने प्रॉस्पेरिटी के मैक्सिमम पे था, ठीक है। तो तुलुवास डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे विजयनगर एम्पायर वाज एट इट्स हाइट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। गॉट इट? चलिए,
अब ये जो विजयनगर एम्पायर है ना, इसके बारे में बहुत पहले से पता था नहीं लोगों को, ठीक है। तो काफी लेट से जानकारी मिली विजयनगर एम्पायर में। एंड अगेन कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर पे अध्ययन करना स्टार्ट किया था, ठीक है। वहां से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, जैसे कि मार्क विल्क्स, कॉलिन मैकेंजी, और एक नाम आता है रॉबर्ट सेवेल का। रॉबर्ट सेवेल आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि रॉबर्ट सेवेल ने एक बुक लिखी थी अ फॉरगॉटन एम्पायर, दैट वाज द बुक दैट वाज रिटन बाय रॉबर्ट सेवेल। और ये बुक जो है फॉरगॉटन एम्पायर, वो किस एम्पायर से रिलेटेड है, किस एम्पायर के बारे में बताता है? तो विजयनगरा एम्पायर। तो बुक से भी क्वेश्चन आपको आते हैं ना बीपीएससी में। जैसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि पेरिफेरल्स ऑफ यूरेथ्रियन सी किसने लिखा है, इजंट इट? उसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है फॉरगॉटन एम्पायर बुक किसने लिखा है? तो रॉबर्ट सेवेल ने लिखा है, ठीक है। और ये जो बुक है ये किस किंगडम के बारे में बताता है? तो विजयनगरा एम्पायर के बारे में, ठीक है। चलिए, तो 1336 में विजयनगरा एम्पायर बनता है। और ये टाइम पीरियड देखिए 1336, मतलब इस टाइम पीरियड पे दिल्ली सल्तनत के रूलर कौन होंगे? मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड क्या है? 1325 से 1351, है ना। और हमने देखा है क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक का शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल कब है? मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल शिफ्ट किया था ना जी, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। कब शिफ्ट किया है? 1329 में। और कब वापस ले लिया है? 1335 में, है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक कैपिटल क्यों शिफ्ट किया था? क्योंकि साउथ इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सल्तनत बहुत बड़ी हो चुकी थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड से ही सल्तनत का जो साउदर्न पार्ट था, जो दक्षिणी हिस्सा था, वहां पे बगावत हो रही थी, है ना। और इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल शिफ्ट किया था। लेकिन बाद में फिर मोहम्मद बिन तुगलक को देवगिरी से, जिसको दौलताबाद कहते हैं, वहां से वापस उसको राजधानी ले जाना पड़ा दिल्ली। क्यों? क्योंकि अब नॉर्थ इंडिया में भी बगावत होने लगी थी, जैसे कि बंगाल जो है वो रिबिलियन कर दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या लगा कि जो कठिनाई उसको दिल्ली में रह के साउथ इंडिया, दक्षिण भारत को एडमिनिस्ट्रेट करने में आ रही है, अब उसको वही प्रॉब्लम हो रही है साउथ इंडिया से बैठे बैठे नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करना। तो 1335 में वो राजधानी शिफ्ट हो जाता है। जब राजधानी वो शिफ्ट करता है तो उस समय जो साउथ इंडिया में जो रिबेल्स कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ, उनको बल मिल जाता है। और इसी में से दो किंगडम बन के निकलते हैं, पहला विजयनगर और दूसरा बहमनी, जो हम लोग बाद में देखेंगे। तो विजयनगर एम्पायर जो है ये 1336 में बना है। और इसके बनने का एक कारण क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का कैपिटल शिफ्ट हो जाना, ठीक है। अब विजयनगरा एम्पायर के कोई दुश्मन भी होंगे, है ना। तो विजयनगरा एम्पायर के 3 मेन एडवर्सरीज थे। पहला था आपको बहामनी सुल्तान्स, ये एडवर्सरी हैं, दुश्मन है विजयनगरा एम्पायर के। दूसरा था होयसालास ऑफ मैसूर, और थर्ड था सल्तनत ऑफ मदुरई, ठीक है जी। तो ये जो मदुरई का सल्तनत है, इसको तो 1377 में ही कंट्रोल कर दिया गया था। तो 1377 में आपको मदुरई का सल्तनत जो है वो खत्म हो जाता है। तो विजयनगर एम्पायर के ये 3 एडवर्सरी हैं, ठीक है। होयसालास ऑफ मैसूर से थोड़ी दिन तक लड़ाई चली, बाद में होयसालास ऑफ मैसूर को विजयनगर एम्पायर ने कंट्रोल कर लिया। मदुरई के सल्तनत को विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने 1377 में खत्म कर दिया, ठीक है। डिसइंटीग्रेटेड आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिख देता हूं मैं। 1377 क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ मदुरई सल्तनत। तो 1377 के बाद विजयनगर एम्पायर का सिर्फ एक ही एडवर्सरी हो जाता है, वो कौन हो गया? बहामनीज। और बहामनी किंगडम जो था वो बहुत पावरफुल किंगडम था। तो ओनली बहामनी किंगडम बिकेम द मेन एडवर्सरी ऑफ विजयनगरा रूलर्स, ठीक है। और ये जो बैटल होता था बिटवीन बहामनी और विजयनगर में जो बैटल होता था वो जनरली बहुत बारबेरिक होता था।
तो द बैटल्स दैट वेयर फॉट बिटवीन देम दे वेयर जनरली व्हाट, बारबेरिक। बारबेरिक कहने का मतलब क्या होता था कि बैटल में देयर वाज होलसेल स्लॉटर ऑफ मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो मान लीजिए कि किसी एक रियासत ने, बहामनीज ने विजयनगर को हरा दिया, तो बहामनीज क्या करते थे कि वहां के सिविलियन पॉपुलेशन को भी मतलब मार देते थे। ठीक है, वो नहीं देखते थे चाहे मेन है कि विमेन है क्या चिल्ड्रन है। ठीक है, उसी तरीके से विजयनगर के रूलर्स ने अगर बहामनी किंगडम के कुछ हिस्से को जीत लिया तो वहां के लोगों को विजयनगर रूलर्स के लोग फिर मारते थे, नो डाउट कि वो मेन है, विमेन है या चिल्ड्रन है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता था बहामनीज और विजयनगर के बीच में, ये जनरली क्या होता था, बहुत ही वारवेरिक होता था। ठीक है, अब किसी मुद्दे पे लड़ाई होगी, isn't it? यहां पे याद रखिएगा, से बहामनीज में पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में इलैबोरेटली डिस्कस करूंगा, लेकिन बहामनीज बार बार आ रहे हैं तो इसके बारे में याद रखिए कि बहामनी किंगडम वाज फाउंडेड इन 1347, विजयनगरा एम्पायर हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1336, बहामनी किंगडम हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1347 बाय whom? बाय हसन गंगू, बाय हसन गंगू। इसके बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है, जब बहामनी किंगडम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये जो बहामनीज और विजयनगर में जो लड़ाई हो रही है, तो किसी मुद्दे पे लड़ाई हो रही होगी, है ना। तो वो इश्यूज देखते हैं जिसपे विजयनगर और बहामनी किंगडम्स के बीच में लड़ाई होती थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। इश्यूज देख लेते हैं। इश्यूज बिटवीन विजयनगरा एंड बहामनीज। तो देखिए, तीन इश्यूज थे, तीन मुद्दे थे जिसके वजह से इन तीनों जो रूलर्स थे इन पे हमेशा लड़ाई होते रहता था। पहला इशू था तुंगभद्रा दोआब। तुंगभद्रा रिवर है ना, तो दोआब क्या होता है, द एरिया ऑफ टू रिवर्स। तो पहला जो मुद्दा होता था वो क्या होता था, तुंगभद्रा दोआब, इसके लिए लड़ाई होता था। दूसरा होता था फॉर कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये दूसरा मुद्दा था जिसके लिए लड़ाई होता था। और तीसरा मुद्दा था रिगार्डिंग मारठवाड़ा रीजन। तो ये तीन क्षेत्र थे जिनकी कंट्रोल को लेकर विजयनगर और बहामनी किंगडम्स में हमेशा लड़ाई होते रहती थी। तुंगभद्रा दोआब के लिए क्यों लड़ाई होती थी, अगेन बताने की जरूरत नहीं है। दोआब है तो इट विल बी व्हाट, फर्टाइल रीजन, उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, और काफी बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था, नियर अबाउट 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये था, 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये था रीजन। ठीक है, सॉरी माइल्स लिख दीजिएगा, उस समय किलोमीटर तो था नहीं, स्क्वायर माइल्स का रीजन था। और ये क्या था, काफी फर्टाइल एरिया था। तो जिसके, तो वहां से क्या हो सकता था कि एग्रीकल्चर के बहुत ज्यादा चांसेस थे, है ना। और एग्रीकल्चर अगर इस रीजन में होता, मान लीजिए ये रीजन जो है किसी एक सुल्तान के हाथ में आ गया, तो वहां पे सुल्तान क्या करेगा, खेती करवाएगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो क्या है, काफी उपजाऊ है। अब उस क्षेत्र में जितना कृषि होगा, जितना एग्रीकल्चर होगा, उतना ज्यादा क्या मिलेगा, लैंड रेवेन्यू मिलेगा सुल्तान को, है ना। तो इसीलिए तुंगभद्रा दोआब को लेके, चूंकि ये फर्टाइल रीजन था, इसके लिए विजयनगर और बहामनी किंगडम्स में लड़ाई होती रहती थी कि तुंगभद्रा दोआब को कंट्रोल कौन करेगा। ठीक है, सेकंड है कृष्णा गोदावरी बेसिन। अब अगेन कृष्णा गोदावरी बेसिन है तो इसके लिए क्यों लड़ाई होगी, तो पहला ये भी फर्टाइल था, फर्टाइल रीजन, एंड सेकंड इट वाज साइट ऑफ न्यूमरस स्मॉलर पोर्ट्स। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में क्या था, एक तो उपजाऊ जमीन भी थी और दूसरा क्या थे, न्यूमरस बंदरगाह भी थे। तो बंदरगाह होगा तो इससे क्या होगा, ट्रेड हो सकता है। अब सी ट्रेड आपको करना होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करना है, सी ट्रेड करना है, तो उसके लिए बंदरगाह चाहिए ना जी। तो बना बनाया बंदरगाह सब था वहां कृष्णा गोदावरी बेसिन में। तो इसको लेके आपको क्या होती थी, लड़ाई होती थी बिटवीन विजयनगर एंड बहामनीज। थर्ड था मराठवाड़ा रीजन,
और मराठवाड़ा रीजन में क्यों लड़ाई होता था? बिकॉज ऑफ कोंकण एरिया, बिकॉज ऑफ कोंकण एरिया। ठीक है, कोंकण एरिया क्या है? ठीक है, ये मैं डिस्कस करता हूं, ये आप लोगों ने लिख लिया? हाँ, लिख देता हूं। देखिए, कोंकण एरिया क्या है? कोंकण रीजन वॉज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, इट वॉज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग वेस्टर्न घाट्स, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, वेस्टर्न घाट्स, कनेक्टिंग वेस्टर्न घाट्स विथ सी। ठीक है, और इसीलिए कोंकण रीजन में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था, वो पोर्ट था कौन सा? गोवा। जी, तो मराठवाड़ा रीजन पे क्यों लड़ाई होती थी? बिकॉज ऑफ गोवा पोर्ट। ठीक है, और ये गोवा पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट था? बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जिस सुल्तान के पास ये पोर्ट आता तो उसको क्या होता? इंटरनेशनल ट्रेड में भागीदारी मिल जाती। एंड सेकेंड, बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की इंपोर्ट के लिए भी ये पोर्ट जरूरी था। क्यों? क्योंकि भारत में अच्छे नस्ल के घोड़े ब्रीड नहीं किए जाते थे। अच्छे नस्ल के घोड़े सुल्तानों को मंगवाना पड़ता था। कहां से? अरब से। अब पोर्ट रहेगा आपका अपना, तब ना आपका घोड़ा भी आ पाएगा। जी, मान लीजिए दूसरे सुल्तान का पोर्ट यूज कीजिएगा तो पैसा देना पड़ेगा सुल्तान को, दूसरे सुल्तान को उसका पोर्ट यूज करने के लिए। उसके बाद दूसरे सुल्तान का मन, कभी कभी आपको अलाउ किया, कभी कभी नहीं अलाउ किया, इज़न्ट इट? तो अपना पोर्ट भी तो होना जरूरी था। तो ये तीन आपको इश्यूज हैं जिसकी वजह से विजयनगर और बहामनी किंगडम्स के बीच में हमेशा लड़ाई होते रहती थी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर है ये? अब देखिए पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो देखिए, विजयनगरा एम्पायर में कुछ किंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में के हिसाब से आपको पढ़ना है। पहला तो पढ़ना है हरिहरा वन, जिसने क्या बनाया है विजयनगरा एम्पायर को। हरिहरा के बाद कौन आया है? बुक्का ने क्या किया है? कंसोलिडेट किया है एम्पायर को। हरिहरा ने क्या किया है? फाउंड किया है। थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर है हरिहरा टू। फोर्थ रूलर है देवराया वन एंड फिफ्थ है देवराया टू। ये कृष्णा देवराया नहीं है। देखिए, अब मैं बताता हूं आपको, आप एक नाम देखेंगे कृष्णा देवराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये देवराया वन और टू और ये कृष्णा देवराया ये अलग हैं, जबकि तीनों विजयनगरा एम्पायर से एसोसिएटेड है। ठीक है, ये जो कृष्णा देवराया हैं ये एसोसिएटेड है तुलुवा डायनेस्टी से। तुलुवा डायनेस्टी, मैंने बताया था ना कि विजयनगरा एम्पायर में आपको तुलुवा डायनेस्टी भी है। ये सब कौन है? संगमा डायनेस्टी है। ठीक है, तो यहां तक कौन है? संगमास। तो संगमास में आपको ये पढ़ना है, ये रूलर्स। और उसके बाद एक विजयनगर में पढ़ना है आपको कृष्णा देवराया। ये हैं आपको तुलुवा डायनेस्टी से। तो इनके ये रूलर्स हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर आगे। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखिए साउथ इंडिया की हालत देखिए उस समय क्या थी। तो मदुरई का सल्तनत 1377 में खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय कर दिया विजयनगर रूलर्स ने, है ना। जब मदुरई का सल्तनत खत्म हो गया तब विजयनगरा के रूलर्स जो थे दे स्टार्टेड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, और इसमें नाम आता है हरिहरा टू का। तो हरिहरा टू जिसका टाइम पीरियड है 1377 से लेकर 1404 तक, ही एडॉप्टेड व्हाट? एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। लेकिन विजयनगरा रूलर्स को चेक करने के लिए, उनके राइट्स को चेक करने के लिए भी इंपॉर्टेंट पावर्स थे, जैसे कि एक था बहामनीज और दूसरे थे वारंगल स्टेट और रूलर्स ऑफ वारंगल रूलर्स। ठीक है,
अब ये बहामनीज और वारंगल रूलर्स के बीच में अलायंस था जी, ठीक है। तो ये जो अलायंस था, ये जो गठबंधन था किसका, बहामनीज का और वारंगल रूलर्स का, ये गठबंधन विजयनगरा को आपको साउथ में मतलब ज्यादा एक्सपैंड नहीं करने देता था। और साथ ही साथ बहामनीज और वारंगल रूलर्स जो हैं ये दोनों मिलकर विजयनगरा पे अटैक भी करते रहते थे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हरिहरा टू का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये रहा कि कंट्रीब्यूशन अगर पूछे जाएगा आपको हरिहरा टू से, कि इन दोनों के कंबाइंड इन्वेजन के बावजूद हरिहरा टू वाज एबल टू रिटेन हिज किंगडम, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन जो आएगा हरिहरा टू का वो आप एक लिख सकते हैं, पहला कि ही वाज एबल टू मेंटेन हिज पोजीशन अगेंस्ट बहामनी वारंगल कंबाइंड इन्वेजन्स। आ रही है बात समझ में। एक तो विजयनगर रूलर हैं, विजयनगर रूलर को चेक कौन करेगा साउथ इंडिया में, बहामनी सुल्तान, और बहामनी सुल्तान का गठबंधन बना हुआ है किससे, वारंगल के रूलर्स के साथ। तो ये बहामनी और वारंगल रूलर्स दोनों मिलकर क्या करते थे, अटैक करते थे किसको, विजयनगरा रूलर्स को। तो इसमें हरिहरा टू का इंपॉर्टेंट एसोसिएशन ये है कि इन दोनों के कंबाइंड इन्वेजन के बावजूद हरिहरा टू वाज एबल टू मेंटेन हिज पोजीशन। सेकेंड है हरिहरा टू के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि हरिहरा टू कैप्चर्ड बेलगांव एंड गोवा फ्रॉम बहामनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मेडिवल हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि विजयनगर का वो कौन सा शासक था जिसने बहामनी सुल्तान से गोवा को कैप्चर किया था, कौन होगा वो, हरिहरा टू, ठीक है। चाहे विजयनगर डायनेस्टी का वो कौन सा शासक था जिसने बेलगांव को कैप्चर किया था, हरिहरा टू। या फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि किससे कैप्चर किया था, ठीक है। तो आपके आंसर होंगे किसके, बहामनीज से। क्लियर है ये चीज। और थर्ड इंपॉर्टेंट है हरिहरा टू से एसोसिएटेड फैक्ट, यहीं पे लिख देते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। और थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको हरिहरा टू से, कि ही ऑल्सो इन्वेडेड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो ये तीन फैक्ट्स हैं जो आपके हरिहरा टू से इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि बहामनीज और वारंगल के कंबाइंड इन्वेजन के बावजूद हरिहरा वन नहीं, हरिहरा वन तो फाउंड किया है डायनेस्टी को जी, ठीक है। हरिहरा टू वाज एबल टू व्हाट, मेंटेन हिज पोजीशन। सेकंड, हरिहरा टू कैप्चर्ड बेलगांव एंड गोवा फ्रॉम बहामनी सुल्तान्स। एंड थर्ड लिखेगा हरिहरा टू आल्सो इन्वेडेड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। क्लियर है। तो ये हैं हरिहरा टू जो 1404 तक रूल करेंगे। हरिहरा टू के बाद आएगा देवराया फर्स्ट, ठीक है जी। तो नेक्स्ट रूलर जो हम लोग के विजयनगरा किंगडम के हैं वो कौन है, देवराया फर्स्ट। देवराया फर्स्ट, और इनका टाइम पीरियड है 1404 से 1404 से 1422 तक, ठीक है। अब देखिए देवराया वन का एक इंपॉर्टेंट इसका भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन ये है देवराया फर्स्ट का। तो सबसे पहले तो ये है कि ही वॉज डिफीटेड, मतलब ये हराया नहीं, ये हार गया। किसके से, बाय बहामनी सुल्तान। और उस समय बहामनी सुल्तान कौन था, फिरोज शाह बहामनी। फिरोज शाह बहामनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बहामनी सुल्तान पढ़ाएंगे ना तब बताऊंगा मैं फिरोज शाह बहामनी के बारे में, ठीक है। लेकिन यहां पे याद रखिए कि देवराया फर्स्ट को किस बहामनी सुल्तान ने हराया था। तो आपके आंसर होंगे फिरोज शाह बहामनी। और फिरोज शाह बहामनी का भी टाइम पीरियड लिख लीजिए 1397 टू 1422, ये फिरोज शाह बहामनी का टाइम पीरियड है। बहामनी किंगडम्स में दो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं। एक है फिरोज शाह बहामनी और दूसरा है महमूद गवान।
वो बताएंगे जब विजयनगर खत्म होगा, जब बहामनी बताएंगे तो उनके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ चूंकि बात निकली है फिरोज शाह बहामनी की, तो इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको कि बहामनी सुल्तान, वो कौन सा बहामनी सुल्तान था जिसने देवराया फर्स्ट को हराया था? वो कौन था? फिरोज शाह बहामनी, ठीक है। अब देवराया फर्स्ट हार गए। अब हार गए तो क्या होगा? एग्रीमेंट होगा, इजंट इट? तो एग्रीमेंट नहीं हुआ, पॉलिटिकल मैरिज हुआ, ठीक है। तो देवराया फर्स्ट ने क्या किया कि अपनी डॉटर की शादी करा दी, किससे? फिरोज शाह बहामनी से, ठीक है। तो एक तो हार गए थे देवराया फर्स्ट, तो हारने के बाद फिर सेकंड स्टेप क्या हुआ? मैरिज। मैरिज, और कह सकते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस किसके किसके बीच में? बिटवीन द डॉटर ऑफ देवराया फर्स्ट, डॉटर ऑफ देवराया फर्स्ट, डॉटर ऑफ देवराया फर्स्ट विथ फिरोज शाह बहामनी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विजयनगर डायनेस्टी का वो कौन सा शासक था जिसने फिरोज शाह बहामनी से अपनी पुत्री की का विवाह किया था? क्या आंसर होगा? देवराया फर्स्ट। लेकिन विवाह तो हो गया, ठीक है, कुछ दिन तक शांति भी रही, लेकिन अब सियासत है, इजंट इट? पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स नोज नो रिलेशन, ये जानते हैं ना कि पावर नोज नो किनशिप, इजंट इट? अब इस बीच में क्या होगा कि इस बीच में देवराया फर्स्ट जो है, ही विल सक्सीड इन कन्विंसिंग वारंगल टू कम आउट ऑफ अलायंस। तो बहामनी सुल्तान का गठबंधन किससे था? वारंगल के सुल्तानों के साथ था, और ये दोनों गठबंधन मिलके विजयनगर रूलर्स को हराते रहता था, है ना। जब शादी हो गई तो शादी के कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि देवराया फर्स्ट कन्विंस किया किसको? वारंगल के रूलर्स को कि आप उस गठबंधन से हट जाइए, और वारंगल के रूलर्स जो थे दे चेंज द अलायंस। तो द शिफ्टिंग ऑफ वारंगल रूलर्स changed the balance of power in South India, and because of which Devraya first able to inflict a crushing defeat on Firoz Shah Bahamni, ठीक है जी। तो देवराया फर्स्ट हारा भी है फिरोज शाह बहामनी से, उसके बाद शादी भी करवाई है अपनी बेटी की, किससे? फिरोज शाह बहामनी से। और उसके बाद देवराया फर्स्ट ने क्या किया है? वारंगल के रूलर्स को स्विच करा दिया है अलायंस से, और उसके बाद देवराया फर्स्ट ने फिर फिरोज शाह बहामनी को हराया भी है। क्लियर है ये चीज? तो दैट वाज अबाउट योर देवराया फर्स्ट, ठीक है। तो देवराया फर्स्ट के बारे में लिख दीजिएगा कि ही ऑल्सो डिफीटेड, देवराया फर्स्ट लेटर ऑन डिफीटेड फिरोज शाह बहामनी, लेटर ऑन डिफीटेड फिरोज शाह बहामनी, ठीक है, एंड कैप्चर्ड रेड्डी किंगडम। रेड्डी किंगडम, देखिए हुआ ये था कि एक्चुअली साउथ इंडिया में एक छोटा सा हिंदू प्रिंसिपैलिटी था, ठीक है, और उसका नाम था रेड्डीज। तो रेड्डीज लोगों का एक छोटा सा आपको किंगडम था, ठीक है। तो वहां पे रेड्डीज में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, उनका सुल्तान का डेथ हो गया था, जिसकी वजह से रेड्डी किंगडम जो है दैट वाज वल्नरेबल, ठीक है। तो बहामनी सुल्तान जो थे वो भी चाह रहे थे कि रेड्डी के किंगडम्स को हम लोग ले ले, और विजयनगर के जो राजा थे कौन? देवराया फर्स्ट, वो भी चाहते थे कि रेड्डी का जो किंगडम है उसको विजयनगर में मिला लिया जाए। और इसी के लिए देवराया फर्स्ट क्या किए थे कि वारंगल के रूलर से मिले थे और उनको कहा गया था कि आप गठबंधन बदल दीजिए, ठीक है। और वारंगल के रूलर जो थे वो बहामनी सुल्तान के साथ जो अलायंस था उसको तोड़ देते हैं, और ये जो अलायंस का टूटना हुआ ये बैलेंस ऑफ पावर चेंज कर दिया साउथ इंडिया में। बल किसको मिला? पावरफुल कौन हो गया इस गठबंधन से टूटने से? देवराया फर्स्ट, और देवराया फर्स्ट ने फिरोज शाह बहामनी को हरा दिया। तो दैट वाज अबाउट देवराया फर्स्ट। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? अब देवराया फर्स्ट के कुछ एक्टिविटी, सोशल वर्क्स भी देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है सोशल वर्क्स ऑफ देवराया फर्स्ट। और इसका एक इंपॉर्टेंट सोशल वर्क है, ये डैम बहुत बनाता था, ठीक है, बांध, डैम जो होता है ना, तो ही कंस्ट्रक्टेड डैम्स, ठीक है। और इसमें से जो डैम्स है इसमें आप दो याद रखिएगा, एक तो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा रिवर, एंड सेकेंड है ऑन द बैंक्स ऑफ हरिद्रा रिवर,
ऑन द बैंक्स ऑफ हरिद्रा रिवर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हरिद्रा नदी पे बांध इनमें से किस विजयनगर शासक ने बनवाया था? कौन थे वो? देवराया फर्स्ट। सो दैट वाज अबाउट योर देवराया फर्स्ट। तो हरिहरा बुक्का तो हमने देख लिया कि हरिहरा फाउंडर थे, बुक्का ने कंसोलिडेट किया। क्वेश्चन स्ट्रेट आ सकता है, विजयनगर एम्पायर की स्थापना कब हुई? 1336 में हुई। ठीक है, अब इसमें हाँ एक चीज और याद रखिएगा, ये पौराणिक कथा है एक, ठीक है, कि एक ऋषि थे जिनका नाम था विद्या नारायण। ठीक है, तो एक ऋषि हैं जिनका नाम है विद्या नारायण, और ये कथा है, पौराणिक कथा, ऐसा बोला जाता है कि हरिहरा को विद्या नारायण ने मतलब कि ये प्रीच किया था कि जाओ जाके शासक बनो। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विजयनगर रूलर्स के कौन गुरु थे? ऐसे ये यूपीएससी में तो नहीं पूछता है, लेकिन स्टेट पीसीएस में हो सकता है पूछ दे कि विजयनगर जो हरिहरा है उसके गुरु कौन थे, टीचर कौन थे? तो ये गुरु का नाम है विद्या नारायण, सेंट विद्या नारायण। ठीक है, ठीक है जी। तो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? हरिहरा ने फाउंड किया, बुक्का ने कंसोलिडेट किया। हरिहरा 2 का मैंने बताया आपको कि ही कैप्चर्ड बेलगांव एंड गोवा। उसके बाद हरिहरा 2 से एसोसिएटेड मैंने आपको ये भी बताया कि क्या बेलगांव और गोवा को कैप्चर किया उन्होंने। उसके बाद वारंगल और बहामनी सुल्तान के कंबाइंड थ्रेट को भी उसने रेसिस्ट किया। उसके बाद हरिहरा 2 ने फिर क्या किया? श्रीलंका पे चढ़ाई भी की है। हरिहरा 2 के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो आते हैं वो देवराया फर्स्ट हैं। देवराया फर्स्ट के बारे में बताया मैंने आपको कि शुरुआत में उन्होंने फिरोज शाह बहामनी से वो हार गए। उसके बाद किस तरीके से उन्होंने गठबंधन तोड़ाया वारंगल से। उसके बाद अपनी पुत्री का विवाह भी कराया फिरोज शाह बहामनी से, और फिर फिरोज शाह बहामनी को हरा भी दिया, ये भी डिस्कस किए। और फिर हमने देखा हरिदेव राया 1 के इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, जैसे कि तुंगभद्रा रिवर पे उन्होंने डैम बनाया है। उसके बाद हरिद्रा रिवर पे भी उन्होंने डैम बनाया है। ठीक है, देवराया फर्स्ट के बाद जो नेक्स्ट किंग है वो है देवराया 2। देवराया 2, ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं देवराया 2। ठीक है, इनका जो है टाइम पीरियड वो है 1425 से 1446, 1425 से 1446, और ये भी संगमा रूलर्स हैं, है ना। देवराया 2 का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है? देखिए, देवराया 2 जो था वो थोड़ा सा समझदार भी था, और संगमा डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट राजा है ये देवराया 2। देवराया 2 ने देखा कि भाई हम लोग बहामनी से हारते क्यों हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अपनी दुश्मन का आप क्या देखेंगे? पहले स्ट्रेंथ देखेंगे, ताकत देखेंगे कि वो क्या क्या चीजें हैं जो आपके एडवर्सरी को आपसे पावरफुल बनाता है ना। तो देवराया 2 ने भी यही किया। देवराया 2 ने एनालाइज किया कि बहामनी किंगडम्स इतना पावरफुल क्यों है। तो बहामनीज वी आर पावरफुल, तो बहामनीज का जो पावर था इट वॉज बिकॉज ऑफ फर्स्ट एक्सीलेंट हॉर्सेस। एक्सीलेंट हॉर्सेस होगा तो क्या होगा आपके पास? स्ट्रॉन्ग कैवलरी होगा। कैवलरी मतलब घुड़सवार, है ना। एंड थर्ड इफिशिएंट आर्चर्स। इफिशिएंट आर्चर्स, आर्चर्स कहते हैं पता है ना किसको? जो घोड़े पे बैठे बैठे तीर से मतलब वो मारते हैं ना, उनको आर्चर्स कहते हैं। तो ये था बहामनीज के पावर का रीजन। उनके पास घोड़े अच्छे होते थे, घोड़े अच्छे होने की वजह से उनकी घुड़सवार जो कैवलरी का फोर्स होता था वो काफी स्ट्रांग था, और साथ ही साथ उनके पास इफिशिएंट आर्चर्स भी थे। ठीक है, देवराया 2 ने क्या किया कि उसने लगभग 2000 मुस्लिम सोल्जर्स को रिक्रूट किया। मुस्लिम सोल्जर्स वेयर रिक्रूटेड, इसके बारे में बताएंगे। तो इसको एक लाइन में कंट्रीब्यूशन है कि ही रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी। उसने अपनी सेना को रीऑर्गेनाइज किया, या उसने अपनी सेना को और मजबूत बनाया। कैसे? तो ही रिक्रूटेड 2000 मुस्लिम सोल्जर्स। ठीक है, और इनको यह जिम्मा दिया गया टू ट्रेन विजयनगरा हिंदू फोर्सेस। तो 2000 मुस्लिम सोल्जर्स को उसने रिक्रूट किया, इन लोगों को जागीर भी दी, और कहा कि भाई जो आर्चरी है, कैवलरी है, ये सब सिखाओ किसको? हमारे सैनिक को भी। ठीक है, क्लियर है चीज। और 1443 में 1443 में जब उसको लग गया देवराया 2 को कि अब मेरी फौज उतनी मजबूत हो चुकी है, तो 1443 में देवराया 2 इन्वेडेड
invaded Bahmani's, ठीक है। लेकिन तीन लड़ाई लड़ी गई है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ पाया, क्योंकि बहामनी किंगडम भी बहुत पावरफुल थी, है ना। तो देवराया टू ने अटैक किया 1443 में बहामनी किंगडम्स पे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी साइड नहीं हारा, ना बहामनीज हारे ना आपको विजयनगरा हारा, और फिर जो भी बॉर्डर एरियाज थी उसको इंटैक्ट करके रख दिया गया। क्लियर है ये चीज। तो ये था आज का, हम लोगों ने विजयनगरा रूलर्स के बारे में पढ़ा, हरिहरा 2, देवराया 1, देवराया 2, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग कृष्णा देवराया पढ़ेंगे और उसके बाद फिर बहामनी किंगडम से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, एक फर्स्ट हाफ में हमने पढ़ा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसमें हमने दीवाने विजारत की बात की, दीवाने मुस्तखराज की बात की, दीवाने वकूफ की बात की, है ना। फिर हमने दीवाने अर्ज की बात की और उसको अरिजी ममलिक हेल्ड करते हैं, इज़न्ट इट। ये सब चीजें हमने डिस्कस किया है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे क्या था दिल्ली सल्तनत में, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बताइए क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के नीचे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये नोबल्स हो गए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया, वजीर। प्रेसिडेंट कौन हो गया, सुल्तान। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नोबल्स हैं, अब इनको पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ सुल्तान। तो उन नोबल्स को फिर उस तरीके से क्या दिया जाता था, डिपार्टमेंट दिया जाता था। तो ये तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। राज्यों की बात करें तो आप बोलिएगा ना कि राज्य में सब गवर्नर होते हैं, गवर्नर के नीचे सीएम होते हैं, सीएम के नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके नीचे डीएम होते हैं। गॉट इट। तो वो मैंने बताया है आपको पहले क्लास में, इक्ता वे आर डिवाइडेड इनटू 6 वे आर डिवाइडेड इनटू आमिल्स वे आर डिवाइडेड इनटू 6 वे आर डिवाइडेड इनटू परगनास वे आर डिवाइडेड इनटू विलेजेस, ये बताया ना मैंने आपको। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में वो वाला स्ट्रक्चर बता दीजिएगा। तो तुगलक टाइम तक का आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री खत्म हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट खत्म हो गया, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ भी खत्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने बात किया था तुगलक डायनेस्टी से ही एक पार्ट निकलता है हिस्ट्री में, वो है विजयनगरा और बहामनी किंगडम। और उसके लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि ये जो सेपरेटिंग टेंडेंसीज थी साउथ इंडिया में, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड से ही स्टार्ट हो गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक कैपिटल जब वापस शिफ्ट करते हैं देवगिर से दिल्ली, तो उसका एक मैनिफेस्टेशन क्या होता है, राइज ऑफ न्यू किंगडम्स, जिसमें विजयनगरा है और बहामनीज है। विजयनगर के बारे में बताया 1336 में ये बना था, ये वेल्दी किंगडम था। और इसके जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो विजयनगरा किंगडम के बारे में लिखे हैं उनके बारे में बताया मैंने, जैसे निकोलो दी कॉन्टी हो गया, डोमिनिगो पेयस हो गया, है ना, अब्दुल रज्जाक हो गए। और उसके बाद कुछ ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में विजयनगरा एम्पायर की हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है, उसके बारे में भी बताया मैंने आपको, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट सिवेल की किताब अ फॉरगॉटन एम्पायर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अ फॉरगॉटन एम्पायर किसने लिखा, रॉबर्ट सिवेल ने। क्लियर है। उसके बाद फिर हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री डिस्कस की विजयनगरा एम्पायर की, जिसमें हमने हरिहरा को देखा, बुक्का को देखा, हरिहरा 2 को देखा, देवराया 1 के कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखा, देवराया 2 के कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखा। और साथ ही साथ ये भी देखा कि विजयनगर किंगडम के एडवर्सरीज कौन कौन थे, वो कौन कौन से साउदर्न पावर्स थे जिनसे विजयनगरा एम्पायर के रेगुलर स्ट्रगल्स होते रहते थे। तो मदुरई का सल्तनत हमने देखा, और ये भी देखा कि उसको बाद में विजयनगरा रूलर्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और लंबे देर तक जो स्ट्रगल चला वो किसमें चला है, विजयनगर और बहामनीज के बीच में। क्या मुद्दे थे बहामनीज और विजयनगरा की लड़ाई के लिए, वो भी हमने देखा। पहला क्या था, तुंगभद्रा दोआब को लेकर लड़ाई होती थी। दूसरा मुद्दा क्या था, कृष्णा गोदावरी बेसिन को लेकर लड़ाई होती थी। और तीसरा इशू क्या था, मराठवाड़ा रीजन, जिसमें गोवा का पोर्ट आता था, ठीक है। और फिर हमने स्ट्रगल देखा है उनका हरिहरा 2 का, उसका देवराया 1 और देवराया 2 का। देवराया 2 का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यह है कि उसने अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया ऑन द लाइंस ऑफ दिल्ली सल्तनत। कैसे, तो उसने 2000 मुस्लिम सोल्जर्स को अपॉइंट किया और उन्हें यह कहा गया कि हमारे फौजों को ट्रेन करो। और उसके बाद उसने कोशिश भी की बहामनी किंगडम को इन्वेड करने के लिए। 3 लड़ाइयां उसने लड़ी है, लेकिन इस लड़ाई का कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से जो एरियाज थे, जो बाउंड्रीज थे, दे रिमेन्ड इंटैक्ट। इसके बाद का जो डिस्कशन है ये हम लोग कल की लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। In Vijayanagara Empire, the strong dynasty was Harihara. Harihara was not dynasty. Harihara was the ruler. ठीक है। तुलवा डायनेस्टी, स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि किस शासन काल में विजयनगर एम्पायर अपने एपेक्स पे था, अपने
क्लाइमेक्स पे था, अपनी प्रॉस्पेरिटी के जेनिथ पे था, वो मैंने बताया है तुलुवा डायनेस्टी। ठीक है, तो तुलुवा डायनेस्टी में अपने क्लाइमेक्स पे है। अब सल्तनत देखिए ना, जैसे कोई भी सल्तनत बनेगा तो एक दिन में थोड़ी बन जाएगा जी, चाहे एक दिन में थोड़ी वो मजबूत हो जाएगा। जैसे आप ही लोग जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे तो पहले कैसे हर एक क्वेश्चन थोड़ी बन जाता होगा, पहले आप क्रॉलिंग फेज में थे, उसके बाद जब थोड़ा सा लेक्चर हो गया तब आप रनिंग फेज में आए, है ना। उसी तरीके से सल्तनत भी बनती है। अब संगमा डायनेस्टी जो है वो पहली डायनेस्टी है विजयनगरा की, तो ऑब्वियसली इस डायनेस्टी में क्या होगा, एम्पायर बन रहा होगा और फिर कंसोलिडेट होगा। संगमा के बाद फिर कौन है, सालुवास, और सालुवास के बाद है तुलुवा। तो तुलुवा बाद में, जब तक तुलुवा डायनेस्टी आएगी विजयनगरा एम्पायर में, तो कॉमन सेंस है कि तुलुवा डायनेस्टी तक आते आते विजयनगरा एम्पायर काफी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, so that's all for today. In the next class we will continue it further. Till then, take care. Thank you.